इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हम प्राचीन काल के ग्लोबलाइजेशन को डिकोड करेंगे। हम व्यापार, सत्ता और विचारों के उस सफ़र को ट्रेस करेंगे जिसने अलग अलग संस्कृतियों को आपस में जोड़ा और एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यस्त प्राचीन बंदरगाह की जिसका नाम है पुहार। इस बेहद जीवंत संगम कविता में जो लिखा है जरा उसे महसूस करें। समुद्र के रास्ते जहाज़ों में आ रहे फुर्तीले घोड़े, गाड़ियों पर लदी हुई काली मिर्च, हिमालय से आए कीमती रत्न और कावेरी नदी के किनारे उगी फसलें। ये सब हमें साफ साफ बताता है कि प्राचीन दुनिया आपस में कितनी ज्यादा कनेक्टेड और हलचल से भरी थी, जहां बेशकीमती सामानों का लगातार आना जाना लगा रहता था। तो आज की इस चर्चा में हम प्राचीन दुनिया के इसी जुड़ाव को इन 5 प्रमुख पहलुओं के जरिए समझेंगे। व्यापार और समुद्री रास्ते, सिल्क रूट और शासक, बौद्ध धर्म का नया चेहरा, विदेशी तीर्थयात्रियों की यात्राएं और आखिर में भक्ति मार्ग का उदय। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1, ट्रेड एंड सी रूट्स, द कैटलिस्ट ऑफ कनेक्शन, यानी उस भौतिक दुनिया और उन सामानों की जिन्होंने प्राचीन काल में लोगों को खतरनाक महासागरों और विशाल भूभागों को पार करने के लिए सबसे पहले प्रेरित किया। अब इस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए, काला सोना या ब्लैक गोल्ड। रोमन साम्राज्य में दक्षिण भारत की काली मिर्च की इतनी ज्यादा मांग थी कि उसे ये शानदार उपनाम दिया गया था। रोम के लोगों का इस काले सोने के प्रति ऐसा जुनून था कि इसने बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत में जो ढेरों रोमन सोने के सिक्के मिले हैं वो इस बात का पक्का सबूत है कि ये व्यापारिक नेटवर्क कितना विशाल और मुनाफे वाला था। लेकिन देखिए, जहां इतना पैसा और व्यापार होगा वहां सत्ता कैसे पीछे रह सकती है। सेक्शन 2, द सिल्क रूट एंड रूलर्स, कैपिटलाइजिंग ऑन कॉमर्स। इस अगले चरण में सबसे दिलचस्प बात यही है कि कैसे उस समय के राजाओं ने व्यापारिक रास्तों से बहने वाली इस अपार दौलत को पहचाना और इस पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में 3 बहुत ही ताकतवर मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्या। इन्हें सामूहिक रूप से मूवेंदार कहा जाता था। और अगर पश्चिम की तरफ देखें तो वहां सातवाहन वंश का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा, खासकर उनके राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के नेतृत्व में। इन सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में जाना जाता था। इन सब ने तटीय और अंदरूनी व्यापार के बड़े केंद्रों पर हावी होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और अगर हम उत्तर की तरफ जाएं तो तस्वीर और भी बड़ी हो जाती है। वहां कुषाण साम्राज्य ने मशहूर सिल्क रूट या रेशम मार्ग को सुरक्षित करके अपनी अथाह संपत्ति बनाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे इस उपमहाद्वीप में लगभग 2000 साल पहले सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में से थे। कुषाणों का काम करने का तरीका बड़ा सीधा था। वो हथियारों से लैस होकर चीनी रेशम ले जाने वाले व्यापारियों को सुरक्षा देते थे और बदले में उनसे भारी टैक्स वसूलते थे। पावर और इकोनॉमी का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, सेक्शन 3, द न्यू फेस ऑफ बुद्धिज्म, हाईवेज फॉर आइडियाज। जब ये व्यापार के रास्ते सुरक्षित हो गए तो वहां से सिर्फ सामान नहीं बल्कि नए विचार भी ट्रैवल करने लगे। खास तौर पर कुषाण राजा कनिष्क के समय में आध्यात्मिक सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। महायान बौद्ध धर्म के उदय को समझने के लिए मथुरा और तक्षशिला से मिली बुद्ध की इन मूर्तियों को देखिए। जरा इनकी समानताओं और क्षेत्रीय अंतरों पर गौर करें। पहले क्या होता था, बुद्ध की मौजूदगी को सिर्फ प्रतीकों से दिखाया जाता था, जैसे कि पीपल का पेड़। लेकिन अब उनकी ऐसी भव्य भौतिक मूर्तियां बनने लगी थी। कला और आस्था के क्षेत्र में ये एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी दौर था। यही नहीं, इन रास्तों पर सफर करने वाले अमीर व्यापारियों ने विशाल गुफा मठ बनवाने के लिए खूब दिल खोलकर पैसा दान दिया। पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनी ये कार्ला गुफा इसका एक अद्भुत उदाहरण है। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं और लंबे सफर से थके हुए व्यापारियों के लिए बहुत ही जरूरी और सुरक्षित रेस्ट स्टॉप बन गई थीं। आस्था और व्यापार का क्या शानदार तालमेल था। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4, जर्नीज ऑफ फॉरेन पिलग्रिम्स, द पेरिलस क्वेस्ट फॉर नॉलेज। विचारों के इस आदान प्रदान ने सभी सीमाओं को पार कर लिया था। बौद्ध धर्म का असर इतना ज्यादा फैल चुका था कि दूर दूर से समर्पित विदेशी तीर्थयात्री प्रामाणिक ग्रंथों की तलाश में भारत आने लगे, और वो भी इन व्यापारिक रास्तों पर भारी जोखिम उठाते हुए। चीनी यात्री फाशियन की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये इतिहास को सच में जीवंत कर देती है।
बंगाल से जहाज पर बैठने के तीसरे ही दिन वो एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गए। जहाज को डूबने से बचाने के लिए उन्हें अपना सारा निजी सामान समंदर में फेंकना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात देखिए, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी कीमती बौद्ध पांडुलिपियों और मूर्तियों को फेंकने से साफ इनकार कर दिया। ज्ञान और आस्था के लिए ऐसा अटूट समर्पण वाकई अचंभित करने वाला है। इस घटना के कई दशकों बाद आए एक और मशहूर यात्री श्वेन तांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा लिखा। उनके इस विवरण से पता चलता है कि उस समय भारत में बौद्धिक चर्चाओं का स्तर कितना ऊंचा था। जरा सोचकर देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए द्वारपाल के कठिन सवालों का सही जवाब देना पड़ता था और 10 में से 7-8 लोग तो गेट से ही फेल होकर वापस लौट जाते थे। ये प्राचीन भारत के सख्त एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स का एक जीता जागता सबूत है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, सेक्शन 5, द राइज ऑफ द भक्ति पाथ, द इनर जर्नी। अब तक हमने विशाल, वैश्विक और बाहरी यात्राओं की बात की, लेकिन अब हम एक बेहद निजी और आंतरिक आध्यात्मिक सफर की ओर मुड़ते हैं, जिसने यहीं अपने ही देश में गहरी जड़ें जमा ली थी। भक्ति मार्ग ने कड़े कर्मकांडों के बजाय भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन पर जोर दिया। इसका सीधा सा मतलब था कि कोई भी भक्त भगवान की कल्पना अपनी पसंद के किसी भी रूप में कर सकता था। इस आज़ादी ने कलाकारों को भी खुलकर सोचने का मौका दिया, जैसे मध्य प्रदेश के एरंड से मिली वराह अवतार की इस शानदार मूर्ति को ही देख लीजिए, जो पृथ्वी को बचाते हुए दिखाई गई है। भक्ति ने कला और मानवीय कल्पना को सच में एक नई उड़ान दी। शिव के परम भक्त अप्पार की इस बेहद मार्मिक कविता पर ध्यान दें। यह शुरुआती भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी खासियत बताती है कि यह आंदोलन हर किसी के लिए था, एकदम समतावादी। इसमें पैसा, जाति या समाज में आपके रुतबे की कोई अहमियत नहीं थी। अगर एक कुष्ठ रोगी या समाज से बहिष्कृत इंसान भी शिव का भक्त है, तो वो भगवान के समान पूजनीय था। उस जमाने के हिसाब से ये कितना बड़ा और क्रांतिकारी विचार था, जिसने धर्म को आम लोगों के दिलों तक पहुंचाया। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि व्यापार और सत्ता के इन प्राचीन नेटवर्कों ने पूरे एशिया में उन सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को कैसे तय किया जो हम आज भी देखते हैं। जिन रास्तों पर कभी प्राचीन व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री चला करते थे, उनकी गूंज आज भी दुनिया के आधुनिक नक्शे को आकार दे रही है। विचारों और सामानों के इस सफर ने ही हमारे आज के समाज की नींव रखी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन पुराने नेटवर्क्स ने हमारी आज की दुनिया को कैसे प्रभावित किया, इस बारे में सोचिएगा जरूर।